हेलो बच्चों, आपका कल से मैंने फिजिक्स 9th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट किया था और आज फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम पिछले वाला चीज़ों को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था क्वांटिटी के बारे में। फिर हमने पढ़ा क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने क्वांटिटी को उसके डिफिनेशंस को देखा था। फिर उनका हमने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हम पढ़े थे। दो तरह के टाइप्स हमने पढ़े थे। एक पढ़े थे आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा हमने पढ़ा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को फिर से दो भाग में बांटा था। और वो कौन था? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा था आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिर आज हम पढ़ेंगे आपका इससे आगे, इससे अगला जो पार्ट्स है वो पढ़ेंगे हम यूनिट के बारे में। तो चलते हैं, लिखते हैं यूनिट के बारे में। देखिए, स्पेशली यूनिट क्या होता है। जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो हमको मैंने आपको कल बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट और एक होता है आपका जो दूसरा पार्ट। ये जो आप जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका है यूनिट। दूसरा ये यू, जिसे हम यू से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं न्यूमेरल पार्ट, ये न्यूमेरल पार्ट होता है जो संख्या दिखाता है आपका कितना टाइम्स जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू कितना टाइम जो है आपका रिपीट हुआ है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं क्या है यूनिट, क्या है यूनिट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जैसे कि देखिए फोर्स का हम लेते हैं एग्जांपल, फोर्स 5 न्यूटन एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो आपका ये न्यूटन, जो आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म है न्यूटन, यही क्या है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। किस चीज़ का? इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी का ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये दिखाता है कि, और ये न्यूमेरिकल पार्ट ये दिखाता है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आपका बेसिकली यूनिट यही है, इसी को हम यूनिट बोलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं, जिस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा था उसी तरह से यूनिट को भी हम दो भाग में बांटते हैं। तो आपका पहला यूनिट, दो भाग में इसको बांटते हैं। तो आपका पहला होगा आपका फिजिकल, सॉरी, इसका पहला हो जाएगा आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हो जाएगा आपका डिराइव्ड यूनिट्स। सेम चीज है। जब फंडामेंटल यूनिट्स हम किसको बोलेंगे बच्चों? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स होगा उन सब यूनिट्स को हम किस वर्ग में लाएंगे? फंडामेंटल यूनिट्स में लाएंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स होंगे उसको हम डिराइव्ड यूनिट मानेंगे। हमने कल पढ़ा था कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होता था, हम कहाँ से डिराइव करते थे, कहाँ से इसका फॉर्मेशन करते थे? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही इसका फॉर्मेशन होता था। उसी तरह डिराइव्ड जो यूनिट होंगे ना, वो भी जो है फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से ही डिराइव्ड यूनिट का भी जन्म होगा। इसी से हम इसका डिराइव करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी पर इसे आप नोट कर सकते हो। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने पढ़ लिया कि यूनिट्स दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो कितने प्रकार के यूनिट्स हैं या चलते थे। तो शुरुआत में क्या था कि जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी कंटिनेंट है, शुरुआत में एक दूसरे से सब जुड़े हुए नहीं थे। जो जहाँ के समुदाय थे वो वहाँ के समुदाय ने खुद क्या क्या अपने क्षेत्रीय या लोकल अपना जो है मेजरमेंट सिस्टम बनाया था और वही उस देश में या उस एरिया में चलता था। तो हम पहले देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण, उनमें बहुत सारी सैकड़ों मेजरमेंट सिस्टम थी, यूनिट सिस्टम थे। आज भी आप गांव में अपने छोटे छोटे शहरों में आप दुकान वगैरह पर जाओगे तो छोटे छोटे ऐसे यूनिट के बारे में आप सुनोगे, जैसे मास वगैरह का आप सुनोगे तो आपका ऐसा लगेगा कि इसके बारे में आप कभी सुने हुए नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख जो यूनिट उस समय चलते थे उनको हम देखेंगे और फिर कैसे जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आता है उनको हम जानेंगे। तो पहला था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो आप एम देख रहे हैं ये क्या है?
लेंथ का क्या है, यूनिट है। और ये एम मतलब हो गया मीटर, एम का मतलब इसे लिख लेते हैं हम मीटर। आपका के जो है, ये के जो है आपका है लेंथ हो गया आपका, और उसके बाद आपका हो गया ये किलोग्राम, और फिर आपका टाइम का हो गया सेकेंड। ये मीटर लेंथ का ये हो गया आपका मास का, और सेकेंड आपका हो गया टाइम का। लेंथ का यूनिट आपका मीटर, मास का यूनिट आपका किलोग्राम, और टाइम का सेकेंड। तो उस समय में शुरुआत में लेंथ, मास और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज माने जाते थे। तो अब चलते हैं, यही हो गया आपका एमकेएस सिस्टम। उसके बाद चलता था आपका एक और सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसमें जो आप देख रहे हैं ये सेकेंड, टाइम का आपका ये हो गया आपका ग्राम, ये आपका मास का यूनिट हो गया, और ये सी जो देख रहे हैं ये हो गया आपका सेंटीग्राम। ये आपका हो गया आप जो है ना, सॉरी सेंटीग्राम, सेंटीमीटर। ये आपका हो गया लेंथ का। ध्यान रखिएगा, सीजीएस में सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट, जी मतलब ग्राम, मास का यूनिट, और एस सेकेंड टाइम का यूनिट हो गया। तो इससे आगे हम फिर से पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम तीसरा पढ़ते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या है कि आपका एफ जो है स्टैंड फॉर फुट है, जो लेंथ का मात्रक है। लेंथ का क्या है आपका ये यूनिट हो गया, पाउंड आपका मास को हो गया, और एस सेकेंड टाइम का हो गया। ये ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश देशों में जो वहाँ के जो फ्रांस और ब्रिटेन, ये यूनाइटेड किंगडम वगैरह देश हैं, यहाँ पर ये सिस्टम चलता था। और इन आपने पढ़े तीन, एमकेएस सिस्टम जिसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम पढ़ा, और फिर हमने तीसरा पढ़ा एफपीएस सिस्टम। ये सब अलग अलग कंटिनेंट में उस समय में बहुत बड़े क्षेत्र में ये चलता था। फिर बाद में क्या हुआ कि सारे विश्व के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए, लोग सारे देश एक दूसरे देशों से जुड़ने लगे, व्यापारिक जो व्यापार है विश्व व्यापार होने लगा, तब लोगों को आई दिक्कत। भाई यहाँ का कुछ और मात्रा किसी देश का, फिर दूसरे देश में जाते थे तो वहाँ का जो है यूनिट चेंज हो जाता था, फिर प्रॉब्लम होने लगा, और विज्ञान का भी विकास हो रहा था। तो इसी को क्रम में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था 1964 के आसपास। तो वहाँ जो है मास एंड वेट वाला एक सम्मेलन हुआ था। उसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि सारे जो विश्व के लोग या सारे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, देश हैं, सब मिलकर एक ऐसा यूनिट बनाएं जो पूरे विश्व में मान्य हो, और सब लोग सब जगह हर फील्ड में वो क्या हो, यूनिवर्सल हो, सर्वमान्य हो। तो फिर इस बात पर सहमति बनी, और जो यूनिट बनाया गया उस यूनिट को जाना गया, ये इनको हम चौथा हम मानकर चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको शॉर्ट कोड में बोला जाता है एसआई सिस्टम। सिस्टम इसको बोलते हैं। एसआई सिस्टम में क्या है कि वही जो आपका एमकेएस सिस्टम है, इसी का ये मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हम लिख सकते हैं एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एक्सटेंडेड का मतलब हो गया कि उसी में देखिए आप तीन तो हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा था लेंथ का, मीटर, मास का किलोग्राम, एम्स इसको केजी, और टाइम का हम पढ़ते थे सेकेंड, एस। इसी को क्या किया गया, और जो चार यूनिट जो है, चार फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट में बढ़ जाता है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, लुमिनस इंटेंसिटी का, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये चार को और बढ़ा दिया गया, इसीलिए इसको एक्सटेंडेड वाल्व बोला गया, और इसी को मॉडिफाइड करके एक सिस्टम बनाया गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। और यही जो है आज पूरे विश्व में चलता है।
आपके बुक्स में भी न्यूमेरिकल बनाते समय न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर ट्राई किया जाता है कि आपको SI यूनिट में ही आपका क्वेश्चंस दिया रहता है और आंसर्स भी आपको SI यूनिट में ही निकालना होता है। तो इससे आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। अब ये क्या बला है, देखो क्या होता है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लिखने का ज़रूरत पड़ता है और कभी कभी क्या होता है कि आपका बड़े बड़े यूनिट, बड़े बड़े आपका फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनका जो यूनिट होता है बहुत बड़ा, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। उसी तरह आप छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका एटम हो गया, उसका आप रेडियस नापते हैं, उसका रेडियस को आप ध्यान में रखते हैं, किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज को नापते हैं। तो इन तरह का चीज़ों जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें और जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है उनको कैसे लिखा जाए, तो आप SI यूनिट में ही उसको लिखेंगे तो SI यूनिट में ही। लेकिन होता क्या है कि आपको उसको लिखना बहुत क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्पेसियस हो जाता है, वो छोटा भी रहेगा तो आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, काफ़ी पीछे जो है दशमलव के फॉर्म में आपका डेसिमल फॉर्म में एक्सटेंडेड हो जाएगा, और जो पॉजिटिव बड़ा वाला होगा वो बहुत ज़्यादा आगे जाकर एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो लिखना काफ़ी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, आपका प्रीफिक्सेस बनाया है। और पावर ऑफ 10 में, ये आप गणित में भी पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और ऐसे करके आप क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं किलोमीटर को। जैसे आप 5000 किलोमीटर को आप किलोमीटर बोलिएगा, थोड़ा ये अजीब लगेगा, या उसको किलोमीटर जैसे दूरी को 5 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बोलिएगा तो बड़ा अजीब लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उस दूरी को हम किलोमीटर में बोलते हैं, बड़ी बहुत बड़ा एक यूनिट बना देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पावर ऑफ 10 में आपको पढ़ना है और इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलो हम लिखते हैं। पहला होगा आपका एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। अब यहाँ लिखते हैं इक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, इक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। एटो जो होता है आपका 10 के पावर क्या होता है -18, ये होगा आपका 10 के पावर -15, ये होगा आपका 10 के पावर -12, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -9, ये हो जाएगा 10 के पावर -6, ये हो जाएगा 10 के पावर -3, 10 के पावर -2, 10 के पावर -1। इसी तरह इसमें हो जाएगा आपका 10 के पावर 18, 10 के पावर 15, 10 के पावर आपका हो जाएगा 12, 10 के पावर हो जाएगा आपका 9, 10 के पावर 6 और 10 के पावर हो जाएगा आपका 3, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1। अब देखिए इसका सिंबल हम लेते हैं स्मॉल a, इसका ऐसे कर देते हैं बीच में लकीर, इसका सिंबल आपका a, इसका f, स्मॉल f, स्मॉल p, नैनो n, माइक्रो म्यू और मिली का m, सेंटी सी, डेसी का d, कैपिटल मिलेंगे इधर कैपिटल E, उसमें कैपिटल P, कैपिटल T, गीगा में कैपिटल G, कैपिटल M, फिर स्मॉल ले लेंगे किलो, हेक्टो, और फिर यहाँ आपका हो जाएगा डेका, DA। तो आपको क्या करना है, देखिए अब याद रखना बहुत आसान है, ये 18 है, 15 है, 3 3 घटाते जाइए और आपको यहाँ 3 के बाद 1 1 घटाना है, 3 2 1। इसी तरह यहाँ पर देखिए पॉजिटिव 18 है, 3 करके घटाना है, 18 से 15, 15 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2 और उसके बाद 1। यहाँ 3 के बाद आपको 1 1 घटाना है पावर। और इस तरह से देखिए इधर जितना भी सिंबल है आपका क्या है, स्मॉल लेटर्स में है, इधर आपका जितना भी सिंबल है ये कैपिटल में है, बस आपका ये 3 जो है बस आपको ध्यान रखना है ये स्मॉल में है। ओके, और ये प्रीफिक्सेस आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए 4 4 करके आप याद रख सकते हैं, ये 4 4 करके आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से याद करना है, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, इक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका।
इस तरह से आपको ये सारे प्रीफिक्सेस याद कर लेना है। जब भी आपका बड़ा बड़ा राशि होगा तो उसको आप जैसे गीगा है, टेरा है, पेटा है, इक्सा है, ऐसे करके आपको लिख देना है। अब जो छोटी छोटी होगा, छोटे वाले जितने भी होंगे उसको आपको एटो में, फेमटो में, चाहे माइक्रो में, इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप का हम यूज क्यों करते हैं? छोटी छोटी जीव जंतुओं को, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। तो नाम है माइक्रो, मतलब कि बहुत छोटा। उससे भी छोटा है, नैनो है, पिको है, फेमटो है, एटो है। उसी तरह इधर देखिए आप, डेका से बड़ा हो गया हेक्टो, फिर किलो, मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा और पेटा, फिर एक्सा सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, अब देखो हाउ टू फाइंड यूनिट। अब जैसे मान लो कि जो आपका फंडामेंटल यूनिट है वो तो आपको याद करना ही पड़ता है। ये आपके 7 फिजिकल जो क्वांटिटी हैं, जो आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी जो यूनिट है, ये सातों का सातों आपको याद रखना है। उसके बाद जो अदर यूनिट होंगे जिसको हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, उसको आपको निकालना है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको नया नया फिजिकल क्वांटिटी से आप रूबरू होते जाओगे, और वहाँ पर क्या करना है, आपको रटना नहीं है। जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आएंगे वहाँ पर जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो वहाँ जो यूनिट आप निकालोगे, उस यूनिट को ही हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। वो आपके समीकरण से ही आता है। जो आपका एक समीकरण मिलता है, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक समीकरण होता है। जैसे मान लीजिए आपका है स्पीड, आपको क्या करना है, स्पीड का यूनिट निकालना है। इसे लिखते हैं कि फाइंड, एक क्वेश्चन टाइप का लेते हैं कि फाइंड यूनिट ऑफ स्पीड। तो आपको इसको रटना नहीं है, स्पीड के बारे में हम जानेंगे। जैसे मोशन चैप्टर आएगा तो हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या करना है, देखो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली लेंथ है, और टाइम आपका टाइम है। तो करना क्या है, डिस्टेंस का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया आपका मीटर, और टाइम का यूनिट हो गया आपका सेकेंड। इसी को ऐसे स्लैश करके लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ये किसका यूनिट हो गया बाबू? ये यूनिट हो गया आपका स्पीड का यूनिट हो गया। तो इस तरह से जैसे आपका ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। ये आपका स्पीड का इक्वेशन हो गया। तो जैसे आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक इक्वेशंस होता है, और जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे आपका नया नया जो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी आते जाएंगे, उन सब का क्या होगा, आपका एक इक्वेशन आपको प्राप्त होता जाएगा। और उनका जैसे इक्वेशंस प्राप्त होगा तो फिर आपको क्या कर लेना है, उसका यूनिट इस तरह से निकाल लेना है। जैसे इक्वेशंस पता है उसमें आपको यूनिट डाल देना है। फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता ही है, उसको आप रखिए, और आपका फिर ये जो आगे यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। यही क्योंकि हम कहाँ से डिराइव किए हैं इसको, तो हमने इस फार्मूला से, इस समीकरण से हमने इसको डिराइव किया है। जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन का हम निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन का सबसे पहले एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है वो लिखेंगे। तो इसका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो जो आपका चेंज होगा, जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो भी एक वेलोसिटी ही होगा। तो वेलोसिटी का जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा। अभी हमने निकाला यहाँ पर, और यहाँ जो टाइम का आपका सेकेंड होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो आपको कैसे, आपको हाउ टू फाइंड यूनिट का आपको कैसे निकालना है, डिराइव्ड यूनिट कैसे करना है। आपका फिजिकल यूनिट से ही आपका डिराइव्ड होगा ये सारे यूनिट। तो आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ना, आपको किसी भी तरह का यूनिट को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल यूनिट याद होने चाहिए, जो मैं ऑलरेडी कल की क्लास में आपको बता दिया है। यदि कोई बच्चा वो वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला, तो उन्हें जाकर जरूर देख ले, नहीं तो ये अगला क्लास आपको, ये अगला वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करना है, आपका होमवर्क है कि आपको थोड़ा सा क्या करना है, जैसे फोर्स है, प्रेशर है,
वर्क है, एरिया हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया। इन सब का जो है ना आप ट्राई करना, घर पर कॉपी पर ट्राई करना, इसका यूनिट निकालने की कोशिश करना, ठीक है। अपने कॉपी पर इसका देखना, फिर बुक से मिलाना, और तब आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्या होगा, समझ में अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। और आपका चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। एक चीज़ आपका थोड़ा सा छूट रहा है, वैसे आपके क्लास का चीज़ ये नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ कि एक जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है कि जैसे स्पेशली ये एंगल के लिए होता है। एंगल को हम कैसे नापते हैं, जैसे मान लो आप एक सर्किल लेते हैं, सर्किल ऐसे बनाते हैं, और सर्किल में आपका ये आर्क हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ थीटा मान लेते हैं आर्क, और ये रेडियस, रेडियस तो सेम ही होगा हर जगह। तो ये थीटा को ऐसे लिखा जाता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो रेशियो होता है वही आपका थीटा को डिनोट करता है, और इस थीटा को बोलते हैं रेडियन। थीटा को क्या बोलते हैं, रेडियन, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन में जितने भी प्लेन फिगर्स हैं जिसमें आपका लंबाई और चौड़ाई होगा, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा प्लेन के फिगर्स में, जो एंगल बनते हैं उसे प्लेन एंगल बोलते हैं। तो प्लेन एंगल का इस तरह से हम लिख लेंगे, प्लेन एंगल का जो आपका थीटा के लिए ऐसे डिनोट करते हैं थीटा, इसका होता है रेडियन, RAD से इसको सिंबल दिखाया जाता है, रेडियन, RAD। तो रेडियन में हम क्या करते हैं, प्लेन एंगल को किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं, लेकिन आपका जो है स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन ही होता है। ऐसा यूनिट के अंतर्गत रेडियन आता है, ठीक है। उसी तरह एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है वो आप जैसे 11वीं क्लास में जाओगे या 12वीं में जाओगे तो वहाँ सॉलिड एंगल पढ़ोगे। सॉलिड एंगल में ये होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सॉलिड बॉडी हो, सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि स्फीयर बनाते हैं, और इसका कोई एरिया, एक छोटा सा कोई एरिया हम यहाँ से मार्क करते हैं। तो सेंटर पर ये एरिया, जो सेंटर पर जो आपका एक कोन बनाएगा, जो कोन बनाएगा, इस कोन को हम बोलते हैं आपका सॉलिड एंगल। इसी कोन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसी सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसे ओमेगा मान लेते हैं, और इसको डिफिनेशन दिया जाता है, जो ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ ये क्रॉस सेक्शंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, या मान लीजिए सोझे लिख लीजिए, सीधा लिखिए एरिया। और ये जो रेडियस होता है आपका परपेंडिकुलर रेडियस जो होगा इसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होगा, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, जो रेडियस का होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं स्टेरेडियन, ऐसे स्टेरेडियन लिखते हैं, ठीक है, सॉरी SR लिखते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्लास क्या हो जाता है, यहीं पर अंत हो जाता है। आपको समझ में यदि अच्छे से कहीं पर कुछ आपको दिक्कत आ रहा हो तो वीडियो को पुनः आप शुरू से देखिए, आपको समझ में सारा चीज़ आएगा। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कन्फ्यूजन हो कहीं पर आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, वहाँ हमारी टीम आपके कमेंट का यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।